हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वक्त मेरे साथ हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने मैट्रिक्स जो था टॉपिक कंसिडर किया है और इसमें हम लोग कर रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ था पिछले दिनों, और उसमें हम लोगों ने रैंक जो मैट्रिक्स की थी वो फाइंड करना सीखा था यूजिंग द डिटर्मिनेंट एंड माइनर्स। एंड उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि हाउ वी कन्वर्ट ए गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक फाइंड की हुई थी। तो इसके बाद जो थर्ड मेथड हमारे पास बचता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, वो है रो रिड्यूस्ड, है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड देन हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मैनी नॉन जीरो रोज़ आर देयर। तो जो जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वहाँ पे नॉन जीरो रोज़ होंगी, वो क्या करेंगी, हमारी मैट्रिक्स की रैंक को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड मेथड जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले ये हैं कि हमें सपोज कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इट्स लाइक A11, A12, 13 लाइक दिस, है ना। यहाँ पे A21, A22 इस तरीके से, और ये मान लेते हैं कि दिस इज M1, M2 एंड सो लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं AMN, अगर हमने M क्रॉस N की मैट्रिक्स ले रखी है तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम इसे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि बिलो द डायगोनल, मतलब अब ये चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये कंप्लीट डायगोनल हमें नहीं मिलेगा, बट बिलो द डायगोनल जो एंट्रीज हमें चाहिए, है ना, वो क्या चाहिए, जीरो चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, इन एंट्रीज को जीरो बनाना है। ओके, बिलो द डायगोनल जो भी एंट्रीज है हमें क्या करना है, इनको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और वन बाय वन करके इन एलिमेंट्स को हम लोग जीरो बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गाइस समझ में आ गया हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देख लेंगे कितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो जो भी नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारी क्या होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी। ओके, तो चलिए एक प्रॉब्लम बेस्ड हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 2 3 4 4 3 1 एंड 1 2 4। ओके, तो so what we are going to do, we are going to reduce this given matrix into the echelon form. echelon form मतलब below this diagonal हम क्या करने वाले हैं, जीरो बनाने वाले हैं। ठीक है, बिलो द इस डायगोनल के जो भी बिलो एंट्रीज हैं उनको क्या करने वाले हैं, हम लोग जीरो बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमारे क्या है, 2 है और यहाँ पे 4 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। ओके, हम क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कराने जा रहे हैं, R2 माइनस 2R1। अगर हम R2 से 2R1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारी ये एंट्री जो है वो जीरो हो जाएगी। सो नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 3 4 and this will be 0. Now this will be 3 minus 6 means minus 3 and 1 minus 8 means minus 7.
एंड दिस वन, अब हमें क्या करना है, इसको भी जीरो बनाना है, तो हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R3 माइनस R1। ओके, 2R3 माइनस R1। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस कराया है, तो जब हम एक बार R2 को रिप्लेस करा रहे हैं तो हम लोग सेकेंड जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज R2 हमारा चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा R2 कुछ और है, यहाँ पे हमारा R2 अब चेंज हो चुका है, तो हम R2 पे एक ही बार में दो ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर हमारा R3 क्या है, एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं एक ही बार में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक साथ अगर बहुत सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना चाहें तो मेन जो हमें बेसिक चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं हम उसी रो पे बार बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ना यूज़ कर रहे हो। बिकॉज अभी यहाँ पे रो R2 जैसे हमने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, ये हो गया है ना, ये R2 हमारी चेंज हो गई। अगर ये R2 हमारी चेंज हो गई है, अब अगर हम अगेन हमने यहीं पे R2 पे चेंज कर देते ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हमारा जो हम लोग कैलकुलेशन है या हमारा जो स्टेप्स है वो गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने R2 पहले ही चेंज कर दी है, हम दोबारा R2 पे चेंज करेंगे तो हम इस रो पे चेंज करेंगे, है ना, ना कि हम इस रो के बेस पे इसको बार बार चेंज करते रहेंगे। तो हम R3 को चेंज करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ जीरो बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया है, R3 को रिप्लेस करा रहे हैं 2R3 माइनस R1 से। ये 2 माइनस 2 हो गया 0, ये 4 माइनस 3 हो गया 1, एंड दिस इज 8 माइनस 4, ये हो गया 4। ओके, चलिए अब ये हमारा क्या है, बिलो दिस फर्स्ट एंट्री जो हमारी एंट्रीज थी वो जीरो हो गई, है ना, इस 2 के नीचे जो भी एंट्रीज थी वो जीरो हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे वाली एंट्रीज को जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 0 माइनस 3 माइनस 7, फर्स्ट 2 रोज हमने एज इट इज लिख ली। अब हम क्या करें, इसमें R3 में 3 से मल्टीप्लाई करा लें। अब देखिए पे R3 पे हम सेकंड ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, ठीक है, बट हमने क्या की थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया था, क्योंकि तब हमारे पास R3 1 2 4 था, अब हमारे पास R3 0 1 4 हो गया है। तो जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और R2 के साथ ऐड कर देंगे सॉरी, सो इट विल बी, हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, R3 को रिप्लेस कराने जा रहे हैं 3R3 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 7, दिस इज 5। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारा मेन डायगोनल था, है ना, और इसके बिलो जो भी एंट्रीज थी हमने सबको 0 बना लिया है। अब ये हमारी बिलो डायगोनल एंट्री 0 हो गई, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नॉन जीरो रोज काउंट करनी है। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारी कोई भी ऐसी रो नहीं है जो कंप्लीटली जीरो हो। जीरो रो का मतलब है जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, है ना। अगर उसमें से एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो वो रो कैसी होगी, नॉन जीरो रो होगी, है ना। सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैट्रिक्स में भी यूज होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारी एंट्रीज जीरो हैं तभी हम उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, उसे 1x1 भी ले सकते हैं, 2x2 भी, 3x3 भी, इस तरीके से। बट अगर इट इज़ एज पर आवर नीड, है ना, जैसे क्वेश्चन में हमें जिस तरीके की नीड होगी हम उस तरीके जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे। पर अगर इनमें से एक भी एंट्री नॉन जीरो हो गई, है ना, तो अब ये मैट्रिक्स हमारी जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो लाइक सिमिलर दैट अगर हमारी किसी भी रो में सारी एंट्रीज जीरो है तभी वो जीरो मैट्रिक्स होगी। तो हमें क्या करना है, नॉन जीरो रोज कंसिडर करनी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी रो नहीं जो कंप्लीटली जीरो हो रही हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो गया, 3। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, सॉरी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, है ना। हमने क्या देखा यहाँ पे, जो रैंक मैट्रिक्स की हमारी है वो क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, तो इस तरीके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर हम देखते हैं कि इस रैंक पे बेस्ड हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 minus 1 3 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 1 0 1 1
0 1 1 -1। सो नाउ वी हैव अ 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है, हमारे पास एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक बतानी है। ओके, एक चीज़ और याद रखना, एग्जाम में जब भी ये हमें स्पेशली कुछ मेंशन ना किया जाए कि हमें रैंक फाइंड करनी है बाय विच मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म ही यूज़ करना है, बिकॉज ये ईजीएस्ट मतलब है एमंग द थ्रीज, है ना। अगर हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब मोर देन 3 या 3 की भी मिल रही है, तब भी ये ईजीएस्ट पड़ेगा इन कंपेरिजन टू इन्यूमरेशन मैथड एंड नॉर्मल मैथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमसे बोला गया सिर्फ फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे ये बोला जाए रैंक फाइंड करो, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन यूज करके इसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इनको जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इनको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए हम लोग पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, R2 को रिप्लेस कराएंगे 2R2 - R1, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस कराएंगे 2R3 - R1, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, और ये तो हमारा ऑलरेडी जीरो है, तो इस पर हम लोग इसको टच नहीं कर रहे हैं। ये हो गया 2 - 1 3 - 1। अब इस पर 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो गया 2 - 2 0 4, और ये हो जाएगा +1 यानी 5, -6 - 3 हो गया -9, ओके। और ये -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1, -2 + 1 ये हो जाएगा -1। और अभी इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो दिस इज 2 - 2 0 0 - 1 +1 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, एंड 2 + 1 ये 3 हो गया। अब ये तो हमारा जीरो, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इनको जीरो बनाना है, हमें क्या करना है, इनको जीरो बनाना है, ठीक है। तो इनको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो अब हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं R3 को रिप्लेस कराने जा रहे हैं 5R3 - R2, एंड R4 को रिप्लेस कराने जा रहे हैं 5R4 - R2, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी, ओके। एक चीज़ और याद रखना, जब हम इस एलिमेंट के बिलो में एंट्री जीरो बना रहे होंगे, तो कोशिश यही करना है कि हम फर्स्ट रो को ही यूज़ करें, मतलब हम सारी रो से फर्स्ट रो को सेपरेट कराएं। जब इसके बिलो में जीरो बना रहे होंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये सेकेंड रो को यूज़ करें। फर्स्ट को यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आएगी, अगर हम चाहते तो इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये एलिमेंट तो जीरो बन जाएगा हमारा, ये एंट्री तो जीरो बन जाएगी, बट जैसे ये 0 2 ऐड होगी, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, हमारे जो स्टेप्स को डिस्टर्ब करेगा अननेसेसरी, हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो कोशिश ये करनी है, हमने फर्स्ट एंट्री अगर इसको लिया है, तो हम इसके बिलो जो भी एंट्री जीरो बनाने के लिए हम फर्स्ट रो का यूज़ करेंगे, इसके नीचे जीरो बनाने के लिए हम लोग सेकेंड रो का यूज़ करेंगे। पर ये सीरियल वाइज है, पहले इसको जीरो बना लेंगे तब क्या, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो हमारी एज इट इज आ जाएगी जीरो। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 - 5 जीरो हो गया, -5 + 9 तो ये हो जाएगा 4, 15 + 1 ये हो जाएगा 16। अब इस पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो गया जीरो, क्योंकि 5 - 5 5 - 9 यहाँ से भी तो 4 आ जाएगा, और ये -5 + 1, ओके। तो ये -5 + 1 हो जाएगा 4, -5 और +1 तो ये हो जाएगा -4, ओके। -5 + -4। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में, हमें यहाँ जीरो बनाना है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इस वाले पार्ट को रफ कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब इसको जीरो बन गया, हमें इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R4 से R3 सब्ट्रैक्ट करा देंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, R4 को रिप्लेस कराने वाले हैं R4 - R3 से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो हमारी क्या है, 2 - 1 3 -1 0 5 -9 -1 0 0 4 16 एंड 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 4 इज 0 एंड -4 - 16, सो दिस इज -20, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट हो गया।
ये हमारा इक्लोन फॉर्म कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बिलो द डायगोनल हमारी सारी एंट्रीज क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू कितनी, यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है, 4 है। कोई भी रो हमारी कंप्लीट जीरो नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारी 4 है तो हमारी रैंक क्या हो गई, रैंक हो गई 4। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 4। रैंक ऑफ ए इज 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो रैंक फाइंड करने वाला है ये समझ में आया होगा, और ये ईजीएस्ट वे होता है रैंक निकालने का इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, बस बेसिक क्या है, बेसिक जो हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो हमें यूज़ करना है वो बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि रैंक का यूज़ करके हम लोग और क्या फाइंड कर सकते हैं। तो रैंक का यूज़ करके हम लोग किस गिवन वेक्टर्स जो हमारे हैं उनमें हम वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सपोज हमें कोई भी गिवन एक सेट ऑफ वेक्टर्स का सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, मतलब हमें वेक्टर्स किस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं इन आर टू पावर एन। आर टू पावर एन का मतलब एन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक वेक्टर इस तरीके से गिवन है x1 x2 एंड xn। एन टपलेट्स के फॉर्म में होगा ये। और हमारा सेकेंड वेक्टर जो गिवन है वो x2 सॉरी है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x11 ऐसे करके लिखते हैं 1 2 एंड 1n। और हमारा ये मान लेते हैं x21 x22 एंड x2n। इसके बाद यहाँ पे हम xn हमारा जो nth फैक्टर होगा, दिस इज xn1 xn2 एंड xn, इस तरीके से। ठीक है, ये में n वेक्टर्स गिवन है। तो अब ये n वेक्टर्स आपस में LD है या फिर LI है। तो LD का मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। LD का मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब इनमें से कोई भी एक वेक्टर ऐसा होगा जिसे हम बाकी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x है, 2x है और 3x है। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 ऐसे एलिमेंट्स अभी लिए। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को मतलब समझते हैं क्या होता है कि ये अगर 3 हमारे पास मान लीजिए कोई भी नंबर्स दिए हैं, तो क्या नंबर्स आपस में डिपेंडेंट है। तो इनमें से कोई भी एक नंबर ले लें, 2x ले लिया हमने, तो 2x को हम अदर 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x माइनस 2x इन टर्म्स ऑफ अदर 2 मतलब जो है हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये नंबर आपस में कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक x ले लेते हैं, एक x² ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे डिपेंडेंसी मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बने, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे x² ले लिया और x³ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x² को हम x और x³ के फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दें तो ये इसके इक्वल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएंगे x रहेगा, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे x³ रहेगा, कभी भी ये x² के इक्वल नहीं आएंगे। तो ये 3 नंबर्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का मतलब समझ में आ रहा कि हम कोई भी अगर नंबर ले रहे हैं, अगर उनको हम किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो क्या होगा, ये मतलब ये हो जाएंगे डिपेंडेंट। नहीं लिख पा रहे हैं तो मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से लिखेंगे। ये हमने ले लिया r टू पावर n वेक्टर्स ले लिए। दीज n वेक्टर्स are linearly dependent, okay, if there exist n scalars c1 c2 cn such that c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn equal to 0। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, सी एन नॉट ऑल जीरो,
नॉट ऑल जीरो, ठीक। या फिर ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन नॉन जीरो, नॉन जीरो तो नहीं कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सारे नॉन जीरो है ना, नॉट ऑल जीरो मतलब ये सारे जीरो ना हो, ठीक है, नॉट ऑल जीरो सच दैट, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे वो कि C1x1 प्लस C2x2 प्लस Cn इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि जो हमारे ये n वेक्टर्स हैं वो कैसे लीनियरली डिपेंडेंट हैं, है ना, देन x1 x2 x3 xn आर LD, ठीक है। और अगर LD नहीं होते हैं तो फिर LI हो जाएंगे, सीधी बात है ना। इफ़ दीज लीनियर वेक्टर आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब इस पे कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज इस बहुत कुछ है इस थ्योरी में, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, अगर आपको समझ में आने लगे, आप उसको डीपली पढ़ना स्टार्ट करें तो। हालांकि ये हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक्चुअली मैं कॉन्सेप्चुअल पे नहीं जानना चाहता हूँ, पर ये एक्चुअली जैसे टॉपिक आता है तो मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि लगता है कि ये भी बता दो, ये बता दो, इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को समझ लिया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं और हम लोग इसमें रैंक का यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है, सो दैट द वेक्टर्स ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स हमने लिए हैं, 1 6 4 0 2 3 and 0 1 2 are linearly independent, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो इसका मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट C1 C2 C3 बी एनी 3 स्केलर्स, क्या हो गया, ये 3 स्केलर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, सच दैट और ये स्केलर किस तरीके से हैं कि C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 इक्वल टू 0, ठीक है, C1x1 C2x2 प्लस C3x3 इक्वल टू 0। एंड अगर ये यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या आ जाए, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0, क्या आ जाए, अगर यहाँ से ये तीनों वैल्यू 0 आ जाए, वहाँ पे कंडीशन, डिपेंडेंट कंडीशन क्या थी, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक तो उसमें नॉन जीरो मिल जाना चाहिए। पर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों जीरो चाहिए, मतलब C1 C2 C3 अगर ऑल जीरो आ रहे हैं तो हम क्या देंगे, दीज वेक्टर्स आर LI, ठीक है। तो चलिए ज़रा रख लेते हैं इनको, हम लोग किस तरीके से कर लेंगे, C1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 6 4 प्लस C2 है ना 0 2 3 प्लस C3 0 1 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी C1 प्लस, यहाँ से देख ले जरा, पहले वाले से ही देख लेते हैं हम, यहाँ पे C1 हो गया हमारा, है ना, प्लस क्या आ गया ये 0 प्लस 0 इक्वल टू, और ये 0 को हम लोग भी, हमने कहा था जीरो मैट्रिक्स कोई फॉर्म नहीं होता है, इट विल डिपेंड ऑन आवर क्वेश्चन कि किस तरह की हमें नीड है, हम उस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ ये पहला आ गया 0, यहाँ जरा इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 6C1 प्लस 2C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 और 4C1 प्लस 3C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहली इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया C1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें C1 0 मिल गया, है ना। दोनों में C1 अगर हम 0 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 एंड 3C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर यहीं से हम सॉल्व कर लें इसको, यहीं से इसको अगर हम सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा C2
जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें करा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 4 मतलब -C2। ये तो कैंसिल ही हो गया 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, C2 = 0 मिल गया। दूसरा क्या है, C2 0 रख देंगे तो C3 0 आ जाएगा, उसमें क्या सोचना है इतना। तो हमने क्या देखा कि हमें क्या मिल गया, C1 = C2 = C3 = 0 मिल गया। क्या मिल गया हमको, C1 = C2 = C3 जो है वो 0 मिल गया। तो हमने क्या कह दिया, अगर ये C1 C2 C3 हमारे 0 हो गए तो हमारे ये 3 वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये तो हमने डेफिनेशन से कर लिया इसको, है ना, तो इसमें तो अभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने इसको डेफिनेशन से कर लिया। अब इसको अगर रैंक मेथड से हमें करना हो, है ना, अगर क्या करना हो हमको, रैंक मेथड से करना हो, तो सपोज हमें एक जो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, अगर हमें 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर्स गिवन है। एक चीज़ याद रखना, देखो अगर n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशन स्पेस से, अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस अभी तुम लोगों के लिए नया वर्ड है तो मैं उस पर जाऊँगा नहीं, लेकिन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, n वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, n वेक्टर्स गिवन है या n से कम वेक्टर्स गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी चेक करेंगे, ठीक। बट अगर हमें n+1 वेक्टर्स गिवन है, मतलब मोर देन n वेक्टर्स गिवन है, n+1 वेक्टर्स गिवन है, तो ये कंफर्म है कि वो क्या आ जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। देखो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए मैं एक कंडीशन बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर R⁴n में वेक्टर्स गिवन है और n वेक्टर्स गिवन है तो हमें चेक करना पड़ेगा, पता नहीं कि डिपेंडेंस होंगे या फिर इंडिपेंडेंट। बट अगर ग्रेटर देन दिया है n, नंबर ऑफ जो वेक्टर्स गिवन है वो ग्रेटर देन n दिए, मतलब अगर हम मान लो R3 में बात कर रहे थे यहाँ पे अभी, ठीक है, और R3 में हम कोई भी 4 वेक्टर्स ले लें, क्या ले लें, 4 वेक्टर्स, तो हमें क्या मिलेंगे, वो हमेशा LD मिलेंगे। तो R3 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो 3 से ज़्यादा वेक्टर्स ले लेंगे तो वो LD बन जाएंगे, है ना। तो जब भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन हो, मोर देन डायमेंशन से अगर वेक्टर्स गिवन है तो हमेशा LD हैं, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक 0 वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, कोई भी एक 0 वेक्टर गिवन है तो कंफर्म है कि वो LD होंगे, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन नहीं है और हमें R⁴n में n वेक्टर्स गिवन है तो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम रैंक मेथड कैसे यूज़ करेंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हम लोग ये LD और LI देख रहे हैं, है ना, कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इस तरीके से हमें बोला, चेक वेदर दीज वेक्टर्स आर LI और LD यूजिंग द रैंक ऑफ, है ना, यूजिंग द रैंक मेथड, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे यूजिंग दीज वेक्टर्स, और इन वेक्टर्स को रो वाइज लिख लेंगे, 0 2 3 0 1 2, ठीक है, ओके। अगर इसकी रैंक इस मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, then LI linearly independent. If rank of this matrix less than 3, then LD, सिंपली, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी इसके नीचे वाला जो मेथड था उसमें 3x3 की मतलब 3 ऑर्डर के हमें यहाँ पे R3 से वेक्टर्स दिए गए थे, तो 3 इक्वेशंस बन रही थी, और बाय द लक हमें क्या था कि एक कांस्टेंट था पहले 0 हो गया है, तो हमने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट करके 2 के लिए सॉल्व कर लिया। इन केस अगर वो 0 नहीं होता, या हमें 4x4 के लिए दिया है, मतलब R⁴ से वेक्टर्स दिए गए हैं, तो वो जो मेथड है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। 4 वेरिएबल्स में इक्वेशन दी गई, उसको सिंप्लीफाई करना और ये चेक करना है कि ये मतलब 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे सारे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रैंक मेथड यूज़ कर लेंगे। अब रैंक मेथड जैसे हमने यूज़ किया तो हमें क्या करना होता है, हम सिंपली गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये तो 0 बना हुआ है, इसको 0 बनाना है हमें, तो इसको 0 बनाने के लिए 1 6 4 0 2 3 और 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो दिस इज़ 0 2, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखना मत भूलना, 2R3 - R2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हमें दिख ही रहा है गॉस एलिमिनेशन मेथड में कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ गई, 3, तो रैंक कितनी हो गई, 3, रैंक ऑफ दिस इज 3, तो ये वेक्टर्स कैसे हो गए, LI हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स।
सारे जो मेथड्स थे जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा का मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया है। इन केस अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है या ये टॉपिक मेरा रह गया है रैंक से रिलेटेड, अभी हम लोग मैट्रिक्स तो कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कोई एक क्वेश्चन अगर इस तरह की आप उसकी इमेज क्लिक करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपका उसका